आप मेंटेनेंस नहीं भरा, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा 21%। आपने 2 साल नहीं भरा तो 2 साल मेंटेनेंस तो जाएगा, और वो आदमी आपका रिपेयरिंग भी नहीं करेगा। करेक्ट। मतलब अभी तो वाद विवाद हो गया। तो जो बैड डेट्स निकलते हैं सोसाइटी के, जो ऑक्यूपाई तो कर भी नहीं रहे एंड मेंटेनेंस ही नहीं भरे, तो उनको कैसे टैकल करेंगे? यदि मेंटेनेंस देता नहीं है, उसका फ्लैट अटैच करके बेच के पूरा मेंटेनेंस ले सकते हैं और वो बेघर हो जाता है। तो पहला मेरा ड्यूटी है कि किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं देना, क्योंकि सोसाइटी का पानी आ रहा है तो मुझे इक्वल खर्चा हो रहा है, मैं नल खोल के रख दूंगा, जितना पानी चाहिए उतना यूज करो, मतलब डोंट वेस्ट। एक बार डिफॉल्ट हो गया तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का जो निर्णय है वो तो सोसाइटी करेगी, मैनेजिंग कमेटी, और अपना मेंबर है उसको कोऑपरेट करना है। करेक्ट। तो उनको पहला नोटिस देते हैं, 2 नोटिस देते हैं, उनको भाईचारा करते हैं और लगा कि 2, 4, 5 लाख हो गया, अभी ज़्यादा हो गया, अभी इसका फ्लैट ऑक्शन करना ही पड़ेगा। उसको घर में बैठे बैठे पानी आता है, उसको आने जाने के लिए स्टेयरकेस में लाइट्स है, आपको घर में बैठे बैठे पूरा का पूरा आपको सिक्योरिटी मिलता है, कि ये सब सुविधा मिलती है तो आपको भुगतान तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली पे ना, ऐसा नहीं कि फ्री में, सब कुछ फ्री में नहीं मिल सकता। अभी हमने अपना दायित्व निभाया, ओके, आपने अपना काम कर दिया, मेंटेनेंस दे दिया, मैंने अपना मेंटेनेंस टाइम टू टाइम दे रहा हूँ। सोसाइटी अगर कुछ काम अपना ढंग से नहीं कर रही है तो मैं वाइस वर्सा क्या एक्शन मुझे लेने का अधिकार है? बाय लॉस में कौन सा प्रकार का कंप्लेंट किधर जाएगा वो बता रखा है, ये व्यवस्थापना है, इसके लिए हाउसिंग सोसाइटी चाहिए। जब भी एक नया बिल्डिंग बनता है या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉलोनी बनता है, सबसे पहले सोसाइटी फॉर्मेशन का क्लॉज होता है। सबसे पहला प्रोसीजर हम लोग सोसाइटी फॉर्म करने जाते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, या फिर बिना सोसाइटी बनाए भी हम लोग अपना रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रख सकते हैं क्या? सही है। देखिए, हाउसिंग सोसाइटी जो है एक कायदे के अंदर रजिस्टर होता है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होता है। अभी पहले का ज़माने में आप देखेंगे कि कोई आदमी एक बंगलो ले लेता है, जमीन लेता है, करेक्ट, जमीन और बंगलो एक ही के नाम से होता है, बराबर। आप जब मेट्रो सिटी में आते हैं, खास करके मुंबई से शुरुआत हुआ, तो हर आदमी को लगता है कि एक ही ज़मीन के ऊपर अलग अलग घर होना चाहिए। जैसा कि मान लो, आपको पता है मुंबई में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शुरू हुआ कभी, इवन प्रायर टू ब्रिटिश के टाइम के पहले भी था। अच्छा, लेकिन ये जरूरी था कि जमीन किसी एक के नाम से हो सकता है, अच्छा, या एक कंपनी के नाम से हो सकता है, एक सोसाइटी के नाम से हो सकता है। तो क्या करते थे मुंबई में, खास करके एक आधा लैंड ओनर है, वो ज़मीन लेता था, ज़मीन लेके वो अपना मल्टी स्टोरी बनाता था, बराबर। मल्टी स्टोरी बनाने के बाद वो घर, इंडिविजुअल घर तो किसी को बेच नहीं सकता है, करेक्ट, क्योंकि ज़मीन उसके नाम पे है, ज़मीन उसके नाम से, बिल्डिंग भी उसका है, करेक्ट। तो अभी कायदा तो है ही नहीं है, एक फ्लैट एक बिल्डिंग के अंदर एक आदमी को देने का, दूसरा आदमी को देने का, तीसरा आदमी का देने का। तो रेंट एक्ट करके आया, उसमें क्या करते थे लोग, जो फ्लैट का कीमत है वो लेते थे, बराबर, ज़मीन का भी कीमत लेते थे, लिमिट बनाते थे, बिल्डिंग बनेगा हर एक को 10-10 रुपया 5-5 रुपये भाड़ा पावती देते थे, अच्छा, और रेंट में देते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ज़मीन का जो मालिक जिसने पैसा ऑलरेडी सबसे लिया, ओके, और बिल्डिंग भी बनाया उन्हीं के पैसे से, प्रॉफिट भी किया, मगर जमीन की मालिक की और बिल्डिंग का मालिक अपने पास ही रखा, बढ़ोतरी है उसको दूसरे को बेचना है तो इसके पास जाओ 33% इसको दे दो। जैसे डिपॉजिट देते रेंट में, वैसे ओनरशिप के लिए थोड़ा पैसा भी देना पड़ता था क्या उस एक्ट में? वो पागड़ी सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, पागड़ी सिस्टम में, पागड़ी मतलब प्रीमियम, एक पहले ही अमाउंट देने का, फिर 10 रुपये का। तो क्या हुआ, कुछ एक नॉर्थ कैनरा जो कर्नाटक के एक GSB कम्युनिटी करके है, वो देखा कि यार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनता है, उधर एक ही घर का लोग, भाई बहन डैडी मम्मी सब 4 फ्लोर बना के अपने अपने डैडी मम्मी के नाम से जमीन रहता है, बराबर, और बिल्डिंग 4 लोगों को बना के 4 लोग रहते हैं, करेक्ट। यदि बिल्डिंग डैडी मम्मी के नाम से लेके 4 भाई बहन रह सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं एक सोसाइटी बनाए जाए, सोसाइटी मतलब सोसाइटी बनाया जाए। ये रेंट में गिंट में जाने से अच्छा अपन खुद बनाना चाहिए। तो ये सोसाइटी जो है, हाउसिंग सोसाइटी, वो एक्ट पहले से था या फिर मतलब कुछ अलग था पहले? नहीं, देखिए 1912 में ये एक्ट था। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में था, ब्रिटिश के टाइम पे था। उधर क्या है, एग्रीकल्चर के लिए, कोई दूसरे क्रेडिट सोसाइटी वगैरह था, लेकिन मुंबई में ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भाड़े में ही होता है। तो ये कम्युनिटी ने बोला कि नहीं, हम लोग जमीन लेंगे। जमीन किसके नाम से लेने का, फादर मदर के नाम से नहीं ले सकते क्योंकि कम्युनिटी का है, करेक्ट। तो हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी।
तो उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाया, हाउसिंग सोसाइटी के नाम से ज़मीन लिया, फिर ज़मीन लेके हर आदमी को एक एक फ्लैट दे दिया। अच्छा। और फ्लैट देने के बाद उनको क्या दिया, एक शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। सो ज़मीन जो है वो सोसाइटी के नाम पर है, बिल्कुल, और उसका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो सब में मेंबर आपस का में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करेक्ट। और उनसे पैसा लेके सोसाइटी बिल्डिंग आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को अपॉइंट करके, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करके बिल्डिंग बनाते थे। बिल्डिंग बना के लोगों को अपना अपना फ्लैट देते थे, जितने फ्लैट का कीमत है वो लेते थे। तो अभी क्या हो गया, मालकियत किसके पास हो गया, सोसाइटी के पास हो गया। करेक्ट। तो इस तरह का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मूवमेंट महाराष्ट्र में चालू हुआ। ये कब से फेमस होना चालू हो गया, मतलब मुंबई में या फिर किसी और जगह पे भी? देखो, पहला हाउसिंग सोसाइटी जो हुआ है, जो सारस्वत कोऑपरेटिव सोसाइटी गिरगांव में 1915 में हुआ। ओके। अच्छा। उसके बाद उसी कम्युनिटी ने हाँ। क्या किया, ये जो शामर विठल बैंक है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है, NKGSB कोऑपरेटिव, ये यही कम्युनिटी है। अच्छा। तो फिर उन्होंने सांताक्रूज में किया, खार में किया, विले पार्ले में किया, जोगेश्वरी में किया, ऐसे ही ये कम्युनिटी करते गए। हाँ। उसके बाद लोगों को लगा कि जो बैंक्स में एम्प्लॉयज है उनको स्टाफ क्वार्टर्स देते थे। बैंक बोला कि हम स्टाफ क्वार्टर्स करके क्यों करने का, तो उनको बोला कि हम हाउसिंग लोन आपको देंगे, आप अपना हाउसिंग सोसाइटी बनाओ। तो SBI एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, RBI एम्प्लॉयज हो गया, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हो गया, और अलग अलग जो कंपनी में काम करते हैं उन लोग आके करने लगे। ये पूरा इंडिया भर में फिर कैसे फैला? मुंबई से ही ऐसा उसका ये हुआ क्या? शुरुआत मुंबई से हुआ। अच्छा। उसी तरह आगा खान सोसाइटी, मतलब आगा खान लोग आ गए, फिर क्रिश्चियंस लोग आए, फिर एक कर्नाटक के लोग आए, सांगली के लोग आए, तो सांगली वैभव कोऑपरेटिव सोसाइटी, अलग अलग रीजन वाइज, तो कम्युनिटी वाइज, तो इस तरह का हाउसिंग सोसाइटी बनते गया। सो ये जो हाउसिंग सोसाइटी का जो एक्ट है जो पहले ही बन चुका था, वो अभी भी वही कंटिन्यू चल रहा है कि उसमें अभी चेंजेस है कुछ? हाँ, 1912 का पहले एक्ट था जो सेंट्रल एक्ट था। उसके बाद 1960 में जब महाराष्ट्र का रीऑर्गेनाइज हो गया लैंग्वेज के हिसाब से, तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी 1960 आया। अच्छा। तो उसमें एक डेफिनेशन है हाउसिंग सोसाइटी। सो ऐसा हर एक स्टेट का इंडिविजुअल है अभी? हाँ, सेंट्रल एक्ट भी है जिसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। ओके। और कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 जो मैंने वो भी है, बट हर स्टेट में ये स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से एक बार कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि कोऑपरेटिव जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का संबंधित है, तो इसके लिए इसको स्टेट को ये प्राधान्य दिया है। तो हर स्टेट अपना अपना कायदा बना सकते हैं। अच्छा। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, कर्नाटक में कर्नाटक है, केरला में केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और सबके रूल्स अलग अलग होंगे अपने अपने हिसाब से? अपने अपने हिसाब से मॉडल एक्ट है वो हिसाब से। लेकिन मेरा क्या क्वेश्चन था कि ये क्या ज़रूरी है क्या करना? समझ लो मैं बिल्डिंग बांधा है, लेकिन क्या वो इंडिविजुअल के नाम पे अभी भी रह सकता है क्या, या फिर कोई और तरीका है क्या? नहीं, तरीका तो हजारों है अलग अलग टाइप का तरीका है। लेकिन सवाल ये है कि जब बिल्डर फ्लैट बनाता है, फ्लैट बेचता है, तो एक बनने के बाद किधर ना किधर एक व्यवस्थापन, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर है, आपका गार्डन है, लिफ्ट है, जो सुविधा मेंबर को चाहिए उसका मैनेज करने का कोई ना कोई एक लीगल एंटिटी होना चाहिए। यस। यदि एक लीगल एंटिटी है, वो लीगल एंटिटी कौन सा हो सकता है? आज के तारीख में कायदे में ऐसा बताया गया, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है, बराबर। दूसरा महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट करके के दूसरा, अच्छा, 1970 का एक कायदा है, उस हिसाब से आप अनडिवाइडेड शेयर ले सकते हो। उसमें क्या होता है? हाँ। तीसरा जो है वो है कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज का एक्ट होता है। कंपनीज एक्ट में आप कंपनी के नाम से जमीन ले लो या बिल्डिंग ले लो, फिर लोगों को फ्लैट दे दो और कंपनी का शेयर मिलेगा। तो उसमें यही सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी एक्ट ही क्यों सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है? ये दोनों क्यों नहीं चलते? और आपने पूछा कि अपार्टमेंट एक्ट क्या है? हाँ, करेक्ट। देखिए क्या है, अभी मान लो आपने और मैंने एक ज़मीन खुद लिया, बराबर। आपने 40% पैसा दिया, बराबर, मैंने 60% दिया। हमने तो एक ज़मीन लिया या फ्लैट लिया, तो अभी ओनरशिप क्या हो गया? आपका 40% हो गया, मेरा 60% हो गया। करेक्ट। लेकिन वो प्रॉपर्टी वी आर ओनिंग टुगेदर। हाँ, समझ गया। को ओनर्स बोलते हैं। समझ गए, बराबर है ना। अभी मान के चलते हैं एक फ्लैट था, जो डैडी गुजर गए, 5 बच्चे लोग हैं, ओके, तो 5 बच्चे लोगों का इक्वल शेयर है। यस, करेक्ट। यस, 20-20-20, तो 5 को ओनर हो गए। यस। उसी तरह से मान के चलते हैं कि ऐसे एक कायदा बनाया, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनता है। हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनना है, अपने को सोसाइटी नहीं बनाना है, हमको कंपनी नहीं बनाना है, बराबर। लेकिन हमको सबको जमीन के भी हिस्सा चाहिए, करेक्ट, बिल्डिंग का भी हिस्सा चाहिए। तो जिस तरह से जितना एरिया आपने खरीदा उतना प्रोपोर्शनेट आपका जमीन का भी अधिकार है ऑफ द फ्लैट या अपार्टमेंट। तो उतना ही जमीन का अधिकार आपको है। ये जो कायदा है
उसको महाराष्ट्र अपार्टमेंट एक्ट बोलते हैं, उसको कंडोमिनियम भी बोलते हैं, जिसमें आपको अनडिवाइडेड शेयर इन द लैंड मिलता है, अनडिवाइडेड शेयर इन द बिल्डिंग मिलता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, मतलब आपको ध्यान में आएगा। मान लीजिए 1000 फुट का 10,000 स्क्वायर फुट का जमीन है, बराबर, लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का। उसमें अपने को 10 फ्लैट बनाना है, बराबर, हर एक फ्लैट में कितना है, 1000 फुट है, बराबर। तो हर एक का हिस्सा कितना हो गया, जमीन का 10%, 10%, या और बिल्डिंग का हिस्सा कितना हो गया, 10%। करेक्ट। उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसको बोलते हैं डीड ऑफ डिक्लेरेशन। ओके। ये प्रॉपर्टी में हर एक का हिस्सा कितना है। एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, पहला 5 फ्लैट है जो 1000 फुट का है, जो 5 लोग हैं, बराबर। दूसरा जो 5000 फुट है वो 500 फुट का है, अच्छा, तो टोटल कितना हो गया, 15 लोग हो गए। अभी एक डीड ऑफ डिक्लेरेशन में ये लिखा जाता है, जो महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के हिसाब से वो रजिस्टर्ड भी होता है। हाँ। उसमें लिखा जाता है कि पहला लोग जो है उसको 10% है, लैंड में भी, बराबर, और जमीन में भी, जो लोग हैं जमीन उनको 5%, और 500 लोग आए उनका 5% है। करेक्ट। तो इस तरह का जो एक डीड ऑफ डिक्लेरेशन बनता है, और ये जो 15 लोग हैं उनका सबका नाम प्रॉपर्टी कार्ड में आता है, सबका ही नाम, सबका नाम, क्योंकि दे आर को ओनर ना। मान लो आप और मैंने 1000 फुट का जमीन लिया, बराबर, आपका 40% है, मेरा 60% है, तो अपना दोनों का नाम आएगा ना। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन उधर लिखा जाएगा 40% आपका है, 60% मेरा है। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है, आप तो मेंबर होते हैं हाउसिंग सोसाइटी का, लेकिन जमीन किसके नाम पर रहेगा, सोसाइटी के नाम पे, सोसाइटी के नाम रहेगा। प्रॉपर्टी कार्ड किसके नाम से, सोसाइटी के नाम से। और जो बिजली का बिल है, पानी का है, वो भी सब कनेक्शन सब सोसाइटी के नाम से आएगा। लेकिन आपको मंथली बिल किसका आएगा, सोसाइटी का आएगा। सोसाइटी आने के बाद सोसाइटी से कामकाज होता है। अभी आप पूछेंगे, जैसे आपने पूछा कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी है, बराबर ना, ये क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, तो ऐसा है, मैं आपको पूछता हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमको चाहिए क्या? हाँ, चाहिए, ऑब्वियसली। क्यों चाहिए? क्योंकि नहीं तो सब इंडिविजुअल के हाथ में रख दिया तो फिर तो ना रोड बनेगा, मतलब सब लोग फिर स्वार्थी अपनी तरफ से सोचेंगे ना कि मेरा रोड ही ठीक है, मैं अपने यहाँ पैसा डालता हूँ, दूसरी जगह कौन डालेगा। बराबर, एक व्यवस्था अपना चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था ऐसा हो जो अपना असेंबली, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हो, करेक्ट, या हमारा कायदा हो, इसको सपोर्ट किया जाए। तो म्युनिसिपल एक्ट भी संविधान में 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बोला गया है कि केंद्र शासन है, राज्य शासन है, राज्य शासन होने के बाद लोकल एरिया मैनेजमेंट के लिए एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहिए। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहाँ लोग रहते हैं, सिटीजन रहते हैं, उनको सुविधा देना, सिविक्स एम्यूनिटीज देना। करेक्ट। सिविक एम्यूनिटी क्या होता है कि पानी देना, बिजली देना, रोड देना, ट्रैफिक देना। करेक्ट, बराबर ना। करेक्ट। आम आदमी को क्या चाहिए, ड्रेनेज चाहिए, बराबर, क्लीन वातावरण चाहिए, हाँ, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बराबर। ये जो सुविधा, जैसे कि गरीब आदमी है उसको फिर आपको हॉस्पिटल देना चाहिए, उधर फिर आपको पुलिस स्टेशन देना चाहिए, क्योंकि तो इस तरह का जो सुविधा देने के लिए व्यवस्था पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। बराबर, अभी सुविधा देना है तो व्यवस्था अपना चाहिए, व्यवस्था अपना चाहिए तो कायदा चाहिए। करेक्ट। कायदा म्युनिसिपल एक्ट है। म्युनिसिपल एक्ट में ये बताया जाता है कि सिटीजन अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम बोलते हैं नगर सेवक या कॉर्पोरेटर, चुन के देते हैं। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक म्युनिसिपल कमिश्नर अपॉइंट करता है। करेक्ट। फिर व्यवस्था करते हैं, फिर उसका प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्सेस, ये सब लेके व्यवस्था पर होता है। बराबर है। करेक्ट है। उसी तरह से हाउसिंग सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट वही है। उसमें और इसमें फर्क क्या है कि आपको अपने दायरे में वही करना है। यस, जो अपना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सुविधा मेंबर्स को चाहिए वो सब उनका जिम्मेदारी। रोड चाहिए, मतलब गाड़ी जाने के लिए रोड चाहिए, इंटरनल रोड वो म्युनिसिपैलिटी नहीं करती है, कंपाउंड के अंदर आपको करना है। आपको फ्लैट के अंदर 3rd फ्लोर में 4th फ्लोर में जाना है तो लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट की व्यवस्था कौन देखेगा? सोसाइटी देखेगी। आप 25वां वाले में रहते हो, आपको पानी चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानी नीचे देगी, कंपाउंड के बाहर देगी। कंपाउंड के बाहर, कंपाउंड के अंदर आना, फिर वो वाटर टैंक क्लीन करना, ऊपर चढ़ाना, फिर वो खराब होते तो रिपेयर करना, और वो कंपाउंड के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड मेंटेन करना, क्लीनलीनेस के लिए स्वीपर रखना, हाउसकीपिंग रखना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यवस्थापन करने के लिए किधर ना किधर एक चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और ये एक कायदे के दायरे में रजिस्टर होना चाहिए। करेक्ट। और हमें लगता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज समथिंग लाइक ए हेल्पिंग ईच अदर। ये म्यूचुअल कॉन्सेप्ट है, फैमिली है, कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो लोग जो है जितना खर्चा होता है उसका हिसाब किताब होगा, हम ही लोग इलेक्ट करके देते हैं। एक कलेक्टिव एंटरप्राइज है, लोग साथ जाएंगे,
एजीएम होगा, उसका एक बायलॉस है, रूल्स रेगुलेशंस है, रजिस्ट्रार है, कोई कंप्लेंट होता है तो निकल जाता है, मतलब आप जा सकते हो। तो इस तरह का एक व्यवस्थापन के लिए, अच्छा मैनेजमेंट के लिए और किधर ना किधर मॉनिटर करने के लिए एक व्यवस्थापना चाहिए। उसके लिए ये हर आदमी समझता है कि हाउसिंग सोसाइटी अच्छा है, होना ही चाहिए। चलो, इंपॉर्टेंस तो आई थिंक काफ़ी अच्छे से अपने को समझ गया है। हर एक जो मेंबर है, जो कि आपने कहा कि एक उसको स्टेक मिलता है उसके अंदर या शेयर्स मिलता है, सो वी आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द सोसाइटी। सो एज अ नॉर्मल मेंबर मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? देखिए, एक शुरुआत में आपने बताया कि मेंबर को क्या बेनिफिट है, बराबर है। बेनिफिट तो बहुत है, जैसा कि उसको घर में बैठे बैठे पानी आता है उसको आने जाने के लिए स्टेयरकेस में लाइट्स है, आपको घर में बैठे बैठे पूरा का पूरा आपको सिक्योरिटी मिलता है। तो ये कौन करता है? करेक्ट, मतलब अगर बंगला होता आपका तो सब कुछ आपको करना पड़ता था। हाँ। एंड सोसाइटी है तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ बेनिफिट्स ही एंजॉय करना है। बराबर। दूसरा, आपको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो आप जो रिसोर्सेस है ना वो शेयर करते हो। करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मान लो आपका खुद का बंगला होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करते हैं, आपको 25,000 रुपये देना है। करेक्ट। जबकि आप 25 लोग अभी बिल्डिंग में रहते हैं, वही 25,000 में आपका क्या हो गया, 1,000 रुपये हो गया। करेक्ट। तो कितना आप अपना घर का बंगलो बनाने के लिए आप कोई स्वीपर को रखते हो, 5,000 होगा। करेक्ट। वही आपने 25 आदमी है, 5,000 का स्वीपर का खर्चा होता है, तो आप समझो कितना। तो जितने भी कॉमन एमिनिटीज हैं वो सब हम शेयरिंग डिवाइड कर रहते हैं। यस, शेयरिंग हो जाता है। और रिसोर्सेस इतना कम है ना, जमीन इतना कम है, हाउसिंग सोसाइटी बना के हम रिसोर्सेस शेयर करते हैं। करेक्ट। तो दैट इज वन बेनिफिट। अभी दूसरा है कि अपना अधिकार क्या है। मेंबर का अधिकार भी तो, लाइबिलिटी तो मैं आऊँगा, राइट्स एंड ड्यूटीज आता है, पहला हम राइट्स देखते हैं। करेक्ट। हर जगह में राइट्स तो होना चाहिए। यस 100%। तो राइट्स है कि भाई हिसाब किताब क्या है पूछना, देख सकते हैं हम। मुझे शेयर सर्टिफिकेट दे दो, मुझे फ्लैट भाड़े में देना है उसका एनओसी दे दो, मुझे कर्जा लेना है उसका, तो ये सब अधिकार है। भाड़े में देना भी है उसका अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता है। आप बेचना चाहते हो, आपको बेचने का अधिकार है। दिस इज योर राइट्स, बिकॉज सोसाइटी इज देयर ओनली टू मैनेज एंड मेंटेन। आपका अधिकार को छीनने का अधिकार उसको नहीं है। सो ऑल दीज आर योर राइट्स, बराबर है। और आप साफ सुथरा मांगना, कुछ रिपेयरिंग लीकेज होता है वो करना, आपको पार्किंग का कुछ व्यवस्था चाहिए, आपको मान लो लाइट का कुछ पॉइंट्स चाहिए आपको पार्किंग के लिए, ये सब आपका अधिकार है। जनरल बॉडी अटेंड करना आपका अधिकार है, सवाल करना आपका अधिकार है। करेक्ट। वोट करना, आप एक वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और आपको ये भी अधिकार है कि आप कल खड़ा हो सकते हो, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बन सकते हो, आप चेयरमैन सेक्रेटरी बन सकते हो। करेक्ट। मतलब दीज आर ऑल योर राइट्स इन ए हाउसिंग सोसाइटी। सवाल आया कि लाइबिलिटी क्या है, यस, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटीज़ क्या है। करेक्ट। पहला ड्यूटीज़ है कि हम हर रिसोर्स को शेयरिंग कर रहे हैं, हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं। तो पहला मेरा अधिकार ड्यूटी है कि किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं देना। यदि पड़ोसी को तकलीफ होता है, मुझे तकलीफ होता है, इसके लिए मैं कचरा निकल के बाहर डालूं ताकि सामने वाले को तकलीफ हो, वो नहीं। सो वी नीड टू रेस्पेक्ट अदर्स, और हमें पूरा का पूरा साफ सफाई रखना, ये मेरा कर्तव्य है। और जो कॉमन रिसोर्सेस हैं उसको भी अपने हिसाब से यूज़ करना, ना कि एक्स्ट्रा यूज़ कर देना। करेक्ट। क्योंकि सोसाइटी का पानी आ रहा है तो मुझे इक्वल खर्चा हो रहा है, मैं नल खोल के रख दूंगा और जितना पानी चाहिए उतना ही यूज़ करो, मतलब डोंट वेस्ट। बराबर, आपका ये भी ड्यूटी है कि ये सब सुविधा मिलती है तो आपको भुगतान तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पे ना, ऐसा नहीं कि फ्री में, सब कुछ फ्री में नहीं मिल सकता। आप मेंटेनेंस, जैसा मैंने बताया, आप शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स है। जब आप रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो तो आपको भुगतान भी करना है, जो भी मेंटेनेंस पूछता है विद इन द टाइम आपको देना है। जनरल बॉडी में अटेंड करना भी आपका काम है। हर डिसीजन में, हर एक डिसीजन जो लेता है मैनेजिंग कमेटी या जनरल बॉडी या कोई, उसमें भी भाग लेना। और सोशल एक्टिविटी जब होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग एक सोशल एनिमल है और हम सब साथ रह रहे हैं। किसी से झगड़ा करना, अनपसपन बात करना या प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करना, ये सब नहीं। तो आप सोशल फंक्शन में आ जाइए, ये सब आपका कर्तव्य है, क्योंकि नाम ही उसका यही है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एक दूसरे को प्यार किया जाए, मोहब्बत से रहे, स्पोर्ट्स का एक्टिविटी करे, ब्रदरहुड कॉमन जो करे। एक पॉइंट आपने अच्छा छेड़ा, मेंटेनेंस का आपने जिक्र किया कि हमें भुगतान करना पड़ता है। सो ना हर सोसाइटी में ना मेंटेनेंस अपने अपने फ्लैट के एरिया या अपार्टमेंट के एरिया से वो कंट्रीब्यूट करते हैं,
बट एक्चुअली उसका कोई प्रावधान है अपने एक्ट में कि इस हिसाब से वो कैलकुलेट होना चाहिए, या फिर अपने हिसाब से सोसाइटी कुछ भी सेट कर सकती है मेंटेनेंस? नहीं, क्या है, जैसे मैंने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर ये रजिस्टर है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। बराबर। तो उसमें ये भी लिखा है कि रूल्स है। एक एक्ट होने के बाद उसका जो एक्ट में एक पॉलिसी बताया जाता है, प्रोविजंस, उसके बाद रूल्स में है प्रोसीजर है। करेक्ट। फिर लगभग 58 टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। 58? हाँ, अभी आप पूछेंगे 58 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? क्या है जैसे exactly? कि शुगर फैक्ट्रीज है। अच्छा, ओके। कोऑपरेटिव बैंक भी एक कोऑपरेटिव टाइप ऑफ सोसाइटी है। क्रेडिट Okay, सोसाइटी okay, है, okay. मार्केटिंग सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, इरिगेशन सोसाइटी, आपको मान लो ट्यूशन सोसाइटी। सो हाउसिंग सोसाइटी इज जस्ट वन ऑफ द 58? हाँ, हाउसिंग सोसाइटी इज वन ऑफ देम, ठीक है ना। तो क्या है, ये हाउसिंग सोसाइटी वन ऑफ देम है। तो इसमें आपको हमारा सवाल क्या था? आप मेंटेनेंस। तो ये वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सोसाइटी है, बराबर ना। अभी वो सब जगह में कॉमर्शियल हो जाता है। मान लो आपने कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट देना है, कंपनी होता है, सब कुछ होता है। तो इधर आपको मेंटेनेंस नहीं देता है तो मैनेजमेंट नहीं होगा। बराबर। अभी मैनेजमेंट नहीं होता है तो ये अलग अलग टाइप का सोसाइटी होने की वजह से उनको बायलॉस भी अलग अलग है। ओके। तो एक तो एक्ट है, रूल्स है, फिर बायलॉस है। बराबर। तो हर एक सोसाइटी जब रजिस्टर होता है तो बायलॉस होता है। बायलॉस क्या है? बायलॉस सिंपल है, जो सोसाइटी का जो मेंबर है और सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी है, इनके अंदर आपस में किस तरह का व्यवहार होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगा। एक कंपनी बनता है तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स होता है। Correct. एक पार्टनरशिप होता है तो पार्टनरशिप डीड होता है। Correct. मतलब रिलेशन बिटवीन द टू पार्टनर्स क्या होगा, Correct. किस तरह का बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा। कंपनी में है तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स में ये लिखा जाता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसका कैपिटल कितना है, उसका कितना टाइप का कितने शेयर होल्डर्स है। बराबर। उसी तरह से मेमोरेंडम रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कंपनी ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, मिनिमम कितना होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कैसा होगा, सब लिखा जाता है। करेक्ट। उसी तरह से एक सोसाइटी मैनेज करने के लिए, हाउसिंग सोसाइटी मैनेज करने के लिए बायलॉज होते हैं। यस। ये जो बायलॉज है ना, ये अपना महाराष्ट्र का अपना कोऑपरेटिव कमिश्नर है, महाराष्ट्र स्टेट का कोऑपरेटिव कमिश्नर एंड रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का महाराष्ट्र का एक IAS ऑफिसर है। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड। वो एक कमेटी बनाता है, हाउसिंग फेडरेशन का लोग को बुलाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी वाले को लोग बुलाते हैं, एडवोकेट्स को बुलाते हैं, फिर एक बायलॉस बनाते हैं। बराबर। ये जब कायदे में बदल होता है वैसा बायलॉस में भी बदल होता है, एक्ट में, रूल्स में भी बदल होता है। बराबर। तो ये बायलॉस जो है सोसाइटी को लागू हो जाता है। आज महाराष्ट्र में 2014 में एक मॉडल बायलॉस आया, वो लागू है। उस मॉडल बायलॉस में करेक्ट लिखा है क्या कि आपको मेंटेनेंस किस तरह से लेना है। सो थोड़ा सा ब्रीफ में आप समझा देंगे कि क्या एक थंब रूल है जिसके हिसाब से वो अमाउंट कैलकुलेट किया जा सकता है? देखिए, आप हमेशा हर सोसाइटी में, मान लो असेंबली में है, पार्लियामेंट में क्या होता है, साल में एक बार बजट होता है। करेक्ट। बजट असेंबली में प्रेजेंट होता है या पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। उसी तरह से हाउसिंग सोसाइटी का जो सेक्रेटरी या ट्रेजरर है, उनका दायित्व होता है साल में कितना खर्चा होता है। अच्छा। और किस तरह का खर्चा होता है। सो दे हैव टू प्रेजेंट ए बजट इन द जनरल बॉडी, जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। ये जो साल में एक बार जनरल बॉडी होता है, उधर लोगों को बुलाया जाता है, 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, 14 दिन का मिनिमम नोटिस दिया जाता है, उधर बुलाते हैं। और उस नोटिस के साथ गया साल का अकाउंट्स जिसको ऑडिट किया होता है, और आने वाला साल में बजट क्या होगा वो भी लिखा जाता है। अभी उस बजट में आपको मान लो हाउसकीपिंग का कितना खर्चा है, सिक्योरिटी का कितना है, लिफ्ट मेंटेनेंस कितना है, करेक्ट, पानी का कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कितना है, सब फिर अकाउंट्स राइटिंग का कितना है, तो ये पूरा का पूरा एस्टिमेट दिया जाता है। करेक्ट, क्योंकि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर 10% एडिशनल करके हाँ, करेक्ट, आप बजट करते हो, निकाल सकते हैं। यस। अभी ये बजट करने के बाद अलग अलग टाइप का खर्चा है। करेक्ट। तो फिर अलग अलग टाइप से इसको रिकवरी किया जाता है। तो इसके बायलॉ नंबर 66 में ये बताया गया, बायलॉ नंबर 66 मॉडल बायलॉस में ये बताया गया कि इसको 2 प्रकार में डिवाइड किया है जो भी एक्सपेंस है। Correct. एक एक्सपेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस, ओके, वो बायलॉ नंबर 66 में लिखा है। सर्विस चार्जेस मतलब क्या है? जहाँ कॉमन सर्विस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाउस कीपिंग इज ए कॉमन सर्विस, सिक्योरिटी इज अ कॉमन सर्विस, लाइटिंग है कॉमन सर्विस, लिफ्ट है कॉमन सर्विस, लिफ्ट कॉमन सर्विस, फिर आपका मान लो अकाउंटेंट है, हाँ, ये सब कॉमन सर्विस है। आपका कन्वेंस का खर्चा है,
फेडरेशन का मेंबरशिप है, ये सब कॉमन खर्चा है, ये इक्वली डिवाइड होगा। मान लो एक सोसाइटी में 50 फ्लैट है, 50 लाख का खर्चा हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 50। मतलब चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उनका एरिया कितना है, बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक गवर्नमेंट का GR भी है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, बायलॉस में भी लिखा है। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे में भी एक मैटर गया था, तो उधर भी निर्णय लिया गया कि कॉमन सर्विसेज वो इक्वल होना चाहिए। अभी कारण क्या है? आपका सिक्योरिटी है, मान लो आपके सिक्योरिटी गार्ड रखा है आपने, वो तो कंपाउंड के बाहर खड़ा है, करेक्ट, ओके। अभी आपका फ्लैट 2000 फुट का है, मेरा 200 फुट का है, बराबर। वो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देगा और मुझे कम सिक्योरिटी देगा, ऐसा तो है ही नहीं। करेक्ट है। तो इसके लिए अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट आपको भी एक ही बिल जाता है 2000 फुट का, मेरा भी 200 फुट का एक ही आता है। तो इसके लिए ये सब इक्वल होता है। लेकिन एक मेरा डाउट है पहले लिफ्ट तो है, वो भी कॉमन है, करेक्ट, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे रहता है उसको लिफ्ट की वैसे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती कंपेयर टू अदर फ्लोर्स। तो जरूरी नहीं है, ग्राउंड वाले क्या जरूरी नहीं, तो जैसे फर्स्ट फ्लोर वाला है उसको भी खास जरूरी नहीं है, तो इस केस में वो क्यों भुगतान करे उसका जो कि यूज़ ही नहीं कर रहा है उसका? सब हमने क्या बोला, फैमिली जैसा। दूसरा, आप हर चीज़ उस तरह से मेजर नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, आपको पानी आ रहा है? जी आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हो? जी। पानी का टैंक किधर रहता है? ऊपर रहता है। अभी आपको ऊपर जाना है? नहीं, ऊपर जाना है ना? नहीं ऊपर, लेकिन पानी मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है ना, ऐसा क्योंकि वो आपको पानी आ रहा है, वो पानी आ रहा है तो पानी का जो मेंटेनेंस करने के लिए आपको मेंटेनेंस जो करने वाला आदमी वो लिफ्ट से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अच्छा, आपको टेरेस में कुछ वॉकिंग करना है, आप ग्राउंड फ्लोर में वॉकिंग ना करते हुए ऊपर जाएंगे ना? करेक्ट है। क्या है, सुविधा सबके लिए है, यूज करना ना करना वो आपके ऊपर है। आप ये बोल नहीं सकते कि मैं ग्राउंड फ्लोर में हूँ, इसके लिए मैं लिफ्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, बट दैट लिफ्ट इज गेटिंग यूज फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस, फॉर द पर्पज ऑफ अदर थिंग। आपको मैं बताऊं कि अभी टेरेस है ऊपर, बराबर है, ग्राउंड फ्लोर वाला टेरेस रिपेयरिंग का क्यों खर्चा करना चाहिए? करेक्ट है। करेक्ट है, मतलब करेक्ट है, ये गलत है, लॉजिक लोग लगाते हैं, ये गलत है, क्योंकि टेरेस है इसके लिए आप ग्राउंड फ्लोर में यदि टेरेस लीकेज होता है, यस, नो डाउट वो जो टॉप फ्लोर है उसको तकलीफ आएगा, लेकिन बिल्डिंग भी डैमेज होगा। बिल्डिंग डैमेज होगा तो आपका भी नुकसान है, आपका भी घर उसमें क्या है ना, वो अलग थोड़ी है। 100%। सो इसके लिए एक दूसरे को सहाय करना, और आप जब चार्जेस लेते हो तो आप ये नहीं देखा जाता है आपने वो सर्विस अवेल किया कि नहीं किया। परफेक्ट, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड है, वो तो सोसाइटी के कंपाउंड में बाहर जो है शॉपिंग है, शॉपिंग वाला बोलता है हमारा तो सिक्योरिटी वो देख ही नहीं रहा है, वो तो अंदर का लिफ्ट मैन है, लिफ्ट मैन तो अंदर का लिफ्ट देखता है, हमको क्या लेना देना है। करेक्ट, बट ऐसा नहीं है, वी हैव टू हेल्प व्हाट इट इज लाइक, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, दोनों का इक्वल शेयर होने के बाद भी दोनों इक्वल काम करेगा ये जरूरी नहीं है, बराबर। सो वी आर कमिंग टुगेदर, इट्स ए कलेक्टिव ओनरशिप वेयर वी से हेल्प ईच अदर, ओके, वन फॉर ऑल और फॉर वन। सो ये तो सर्विस वाला पार्ट हो गया, पार्ट 1। पार्ट 2 आप बता रहे थे। देखिए, पार्ट 2 है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अच्छा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग। मान लो आपको 2000 फुट का फ्लैट है, मेरा 200 फुट का फ्लैट है, बराबर। 2000 का फुट है, नेचुरली आपका आउटर एरिया ज़्यादा है, करेक्ट, इसके लिए आपका जो बिल्डिंग का रिपेयरिंग होता है उसका जैसा पेंटिंग होगा, प्लास्टरिंग होगा, मेजर रिपेयर्स होगा, बराबर है। ये जो मेजर रिपेयर्स का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये स्क्वायर फुट से होता है। अच्छा, और इसमें कायदे में लिखा है, और लिखा है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स मतलब जो अपने म्युनिसिपल को देना पड़ता है अपने को। अभी म्युनिसिपैलिटी जितना आपका एरिया आप ऑक्यूपाई करते हो उससे आपसे लगता है, मेरा 200 फुट है तो 200 फुट के ऊपर लगेगा, आपका तो 2000 है तो 2000 के ऊपर लगेगा, तो इट इज हायर पर एरिया। करेक्ट। फिर आपका बिल्डिंग इंश्योरेंस होता है, बिल्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना वो वैल्यू के ऊपर होता है। मेरा 200 फुट का वैल्यू कम है, कंस्ट्रक्शन वैल्यू, आपका ज़्यादा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम उस हिसाब से होता है। अच्छा। फिर एनए टैक्स होता है, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स, ओके, जो गवर्नमेंट लगाती है, जो जमीन है, क्योंकि आप क्योंकि एग्रीकल्चर के यूज नहीं कर रहे तो। अच्छा, आप बोलेंगे कि यार जमीन तो कॉमन है, जमीन कॉमन है, लेकिन आपने 2000 फुट लिया है तो आपका एफएसआई ज्यादा है, करेक्ट, मेरा एफएसआई कम है, उसका राइट मेरा कम है जमीन में, राइट, एग्जैक्टली। तो इसके लिए वो भी स्क्वायर फुट में चला जाता है। इस तरह का जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जो जमीन और बिल्डिंग से संबंधित है, जो भी चीज़ है
तो ये सब स्क्वायर फुट से मेजर होता तो इस तरह का 2 चीज़ है। तो इन दोनों को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कोई थंब रूल है क्या उसका? दूसरा जो है, दूसरा चार्जेस जो बेस्ड ऑन सर्टन अदर एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल जो सुविधा आप लेते हो वो लगता है। फॉर एग्जांपल पार्किंग, अच्छा आपका 2 व्हीलर पार्किंग है 100 रुपये लगेगा, 4 व्हीलर मान लो 4 व्हीलर है तो 500 लगेगा। ये कौन निर्णय लेगा? ये पूरा निर्णय हाउ मच टू बी डन इक्वली, और आपको स्क्वायर फुट से कौन सा लेना है, आपको पार्किंग कितना लगना चाहिए, फिर आपको गेस्ट चार्जेस कई बार लगाते हैं। करेक्ट। ठीक है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगता है, पेइंग गेस्ट चार्जेस लगता है। तो ये सब जो निर्णय है ना, वो कौन लेता है? वो जनरल बॉडी लेती है। ओके। ये जनरल बॉडी किधर होती है? एजीएम होती है, सोसाइटी जहाँ सबका लोग आते हैं, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग लेके, मान लो आपको ऑल ऑफ ए सडन एक इमरजेंसी केबल फेल हो गया, अभी केबल फेल हुआ तो डालना तो पड़ेगा, अदरवाइज लाइट नहीं चलेगी। या कोई लिफ्ट खराब हो गया, पानी आ गया, लिफ्ट खराब हो जाता है। तो इस तरह का जो इमरजेंसी में 10 लाख 5 लाख खर्चा होता है, तो वो जनरल बॉडी लेते हैं, फिर निर्णय लेते हैं कि इसको किस तरह से डिवाइड करना है। करेक्ट। तो इस तरह का है उसमें। और फिर इंटरेस्ट होता है, आप डिफॉल्टर हो, इंटरेस्ट भी 21% लगता है। 21% पर एनम, जो बायलॉस में लिखा है, पर एनम 21% इंटरेस्ट आप यदि पैसा नहीं देते तो लगेगा। लेकिन एक मैंने देखा है हर सोसाइटी में है ना, ऐसे 2-4 बंदे होते ही हैं जो ऑक्यूपाई तो कर भी नहीं रहे एंड मेंटेनेंस भी नहीं भर रहे हैं। तो जो बैड डेट्स निकलते हैं सोसाइटी के, उसको कैसे हैंडल किया? मतलब वो तो 21% तो भर ही नहीं रहे, मेंटेनेंस ही नहीं भर रहे, तो उनको कैसे टैकल करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये जो आपका शुरुआत का सवाल है ना, उसको मैं लेता हूँ। ये व्यवस्थापना क्यों चाहिए, हाउसिंग सोसाइटी क्यों चाहिए? इसके लिए चाहिए ताकि जो आदमी कायदा कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है या उसको एग्री नहीं करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होना चाहिए। करेक्ट। तो यदि एक कायदे के अंदर आप रजिस्टर्ड हो तो फिर कायदा का आपको सपोर्ट मिलेगा, उसका व्यवस्थापन का सपोर्ट मिलेगा, मशीनरी का सपोर्ट मिलेगा। उसी तरह से यदि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है आपका, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्टर होता है, और एक मेंबर आपको मेंटेनेंस नहीं भरता है, आप रजिस्ट्रार के पास उसका खिलाफ एक्शन ले सकते हो। रजिस्ट्रार उसके ऊपर एक्शन लेगा, एक्शन मतलब रिकवरी सर्टिफिकेट देगा। ओके। रिकवरी सर्टिफिकेट देने के बाद उसको तुरंत पेमेंट करना है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने में भरना है। ओके। यदि नहीं भरता है, उधर स्पेशल रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट होता है जो उस फ्लैट को ऑक्शन करता है। ओके। अटैचमेंट होता है, जैसे कि बैंक वाला अपना फ्लैट कैसे अटैच करता है, सेम वैसे ही सोसाइटी को यदि मेंटेनेंस देता नहीं है, उसका फ्लैट अटैच करके बेच के पूरा मेंटेनेंस ले सकते हैं और वो बेघर हो जाता है। लेकिन कितना टाइम मिनिमम डिफॉल्ट होना चाहिए, उसके लिए हम लोग वो कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, 3 महीना। बस 3 महीना ही? 3 महीने 3 महीने के मेंटेनेंस नहीं भरता है, क्योंकि आप देखो, आपने ही बताया जो आदमी मेंटेनेंस नहीं भरता है तो फिर कैसा चलेगा सोसाइटी? नहीं, समझ लो 3 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया चले गए हम लोग, तो ऐसा तो कोई भी मुझे ये कर देगा ना मेरे खिलाफ। हम क्या बोल रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिफॉल्टर कब माना जाता है? डिफॉल्टर 3 महीने में। एक बार डिफॉल्टर हो गया तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का जो निर्णय है वो तो सोसाइटी करेगी, मैनेजिंग कमेटी। नॉर्मली खर्चा बहुत होता है और अपना मेंबर है, उसको कोऑपरेट करना है। करेक्ट। तो उनको पहला नोटिस देते हैं, 2 नोटिस देते हैं, उनको भाईचारा करते हैं और लगा कि 2, 4, 5 लाख हो गया, अभी ज़्यादा हो गया तो 50,000 रुपये वकील को दे दो, ये 10 लाख रुपये अभी तक हो गया, 10 साल से नहीं भर रहा है, अभी इसका फ्लैट ऑक्शन करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तब वो भरता है। सो जो ऑक्शन करते हैं और जो वो फ्लैट खरीदता है, देन ही बिकम्स द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ओनर ऑफ द सोसाइटी। सेम तरीका है। तो इसके लिए लोगों को मेंटेनेंस न देना कोई भी कारण से गलत है। मान लो मेरा घर में लीकेज है, सोसाइटी को मैं बोलता हूँ भाई रिपेयर करो, और मैं रिपेयर नहीं करता है तो मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, ये गलत है। रिपेयरिंग नहीं होना ये एक सोसाइटी का दायित्व है, नहीं किया उसने, ठीक है, बराबर, बट मेंटेनेंस देना आपका ड्यूटी है ना। करेक्ट। क्योंकि आप दूसरा भी सुविधा ले रहे हो ना, लीकेज नहीं हुआ, उसको रिपेयरिंग नहीं हुआ, उसके ऊपर आप एक्शन ले लो ना। आप म्यूनसिपालिटी में जाओ, कंप्लेंट करो, बट आप भी कायदा हाथ में लेंगे तो आपको नुकसानदायक है। क्यों? इससे नुकसान, आप मेंटेनेंस नहीं भरा, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा 21%। आपने 2 साल नहीं भरा तो 2 साल मेंटेनेंस तो जाएगा, और वो आदमी आपका रिपेयरिंग भी नहीं करेगा। करेक्ट। मतलब अभी तो वाद विवाद हो गया तो आप जो आपका लीकेज है वो तो 2 साल से आप सफर ही कर रहे हो, और ऊपर से आप मेंटेनेंस नहीं भरा, उसके ऊपर 21% ब्याज भी जा रहे हैं, फिर आप नहीं भरा तो उसका ऑक्शन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जो वकील का खर्चा, कोर्ट फी खर्चा, सब आपके बिल में आने वाला है।
वो तो बाहर वो नहीं नहीं आएगा, देगा, नहीं 21% इंटरेस्ट भी लगेगा, ये भी लगेगा। करेक्ट। तो इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को अपना दायित्व क्या है वो समझना चाहिए, वो निभाना चाहिए। मेंटेनेंस भरना ही चाहिए। हम्म, मैं कभी भी ये, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं हम मेंटेनेंस रोके क्या, मैं बोला ये गलती मत करना ये गलती नहीं करना। सो आपने एक पॉइंट बताया कि सोसाइटी अपना दायित्व नहीं निभा रही है, तो मतलब अभी केस उल्टा हो चुका है। अभी हमने अपना दायित्व निभाया, ओके, आपने अपना काम कर दिया, मेंटेनेंस दे दिया, मैंने अपना मेंटेनेंस टाइम टू टाइम दे रहा हूँ। सोसाइटी अगर कुछ काम अपना ढंग से नहीं कर रही है तो मैं वाइस वर्सा क्या एक्शन मुझे लेने का अधिकार है? बहुत अधिकार है, यही तो मैं बताया। एक्चुअली हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी का जो अधिकार है ना बहुत कम है, मेंबर का ज़्यादा है। क्या है, यू आर द ओनर, यू आर ए स्टेक होल्डर। यदि आप मेंबर ही नहीं है तो हाउसिंग सोसाइटी कैसा होगा? करेक्ट। तो एक तो देखो, आप अलग अलग प्राधिकरण किया है जिसका बायलॉ नंबर 174 में और कायदे में भी है। आपको व्यवस्थापना में यदि मैनेजिंग कमेटी काम नहीं करती, मान लो क्या काम नहीं करती, लेट अस अंडरस्टैंड। हाँ, चलेगा। इसमें दो प्रकार का काम होती है। एक है कि जिसको हम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखना। एडमिनिस्ट्रेशन देखना मतलब क्या है, आपको साल में एक बार जनरल बॉडी लेना, बजट बनाना, बिल इशू करना, अकाउंट्स रखना, ऑडिट करके लेना, बराबर, रजिस्ट्रार को रिटर्न भरना, 5 साल में एक बार इलेक्शन करना, ओके, रेगुलर बिल इशू करना, मतलब ये सब आपका एडमिनिस्ट्रेशन है ना। करेक्ट करेक्ट। यदि आप ये नहीं करते हो, कॉम्प्लाइंस नहीं करते हो, तो आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अकेले भी जा सकता हूँ? बिल्कुल अकेला, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया, ये सोसाइटी का काम है देने का, आप रजिस्ट्री के पास जाओ। जनरल बॉडी करना चाहिए था, उन्होंने 30 साल खत्म हो जाता है, 6 महीने के अंदर आपको जनरल बॉडी करना है। बराबर। आपने जनरल बॉडी नहीं किया, 5 साल में एक बार इलेक्शन करना है, आपने इलेक्शन नहीं किया, इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया, 10 साल से आप ही चला रहे हो, आपका मनमानी चल रहा है ना। करेक्ट। तो आपने मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन डाला, शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करके देना है, आपने नहीं दिया। मुझे हाउसिंग लोन लेना है, हाउसिंग लोन के लिए आप एनओसी नहीं दे रहे हो, मेरा घर में रिपेयरिंग करना है, आप सिक्योरिटी गार्ड को आने को नहीं दे रहे हो, मतलब मेरा लेबरर को नहीं आने दे रहे हो। करेक्ट। तो पार्किंग का व्यवस्था नहीं दे रहे हो। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो इश्यूज है ना, ये बायलॉस में लिखा है कि यू कैन गो टू द रजिस्ट्रार। ओके, अंडरस्टूड। दूसरा आता है, आप निर्णय गलत लेते हो। गलत निर्णय एज ए मैनेजिंग कमेटी कई बार इन लोग निर्णय भी गलत लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी इज नॉट डन द वे इट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। जिस तरह से उसका निर्णय लेना चाहिए वो नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल प्लीज। एग्जाम्पल में ऐसा है कि मैंने अभी भी बताया आपको कि हाउसिंग सोसाइटी का आपको मेंटेनेंस जो सर्विस चार्ज है कैसे लेना चाहिए, इक्वल लेना चाहिए। इक्वल सर्विस चार्ज तो इक्वल लेना चाहिए। करेक्ट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप स्क्वायर फुट में ले लो। करेक्ट, अंडरस्टूड। बट जनरल बॉडी में जाते हैं, छोटे वाले ज़्यादा है, मान लो 100 फ्लैट में से 80 फ्लैट छोटे वाले का है, बराबर, और बड़े बड़े फ्लैट जो है 3 बेड वाले का 20% का ही है। हम बराबर। अभी जनरल बॉडी में मेजोरिटी कौन आएगा, मैनेजिंग कमेटी कौन आएगा, छोटा फ्लैट आएगा। अभी वो मैनेजिंग कमेटी और जनरल बॉडी निर्णय लेती है मेजोरिटी में कि हम क्या करेंगे, अभी वी विल गो एंड डू इट एज पर द स्क्वायर फुट, हम इक्वल नहीं करेंगे। जो सर्विस चार्ज है वो भी आप स्क्वायर फुट के हिसाब से, क्योंकि अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि कोरम मिल रहा है हमको, कोरम मिल रहा है, मेजोरिटी है। तो ये कायदा का खिलाफ है, बायलॉस का खिलाफ है, गवर्नमेंट का जीआर का खिलाफ है, हाई कोर्ट का ऑर्डर का खिलाफ है। अच्छा। ये जो निर्णय है गलत हुआ है अभी। बराबर। अभी इसका एविडेंस लॉयर करना, ये करना रजिस्ट्रार का काम नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको किधर जाना पड़ेगा, कोऑपरेटिव कोर्ट में। ये कहाँ होते हैं? तो वही मैं बताया, कायदे में, ये कायदे में व्यवस्था दिया है। अच्छा। आपका एक कंप्लेंट आता है, कंप्लेंट रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म है, सिस्टम है। सिस्टम ये बताएगा कि इफ देयर इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी, इफ इट इज रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ द सोसाइटी, ये सेक्शन 91 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में बताएगा। अच्छा। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कायदा है, बराबर ना। ये कायदा जिसके अंदर रजिस्टर्ड है। अभी मेंबर का डिसीजन को लेकर, मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन को लेकर, जनरल बॉडी का डिसीजन लेकर आपको लगता है कि गलत हुआ है, तो मेरे पास तो अधिकार होना चाहिए ना। करेक्ट। कि मैं जाके, वही माइनॉरिटी होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। नहीं, बराबर ना। तो आपको व्यवस्था दिया है, आपको महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर कि आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हो। हाँ। अभी दूसरा आया, आपको पानी नहीं आया, हो सकता है। करेक्ट। किधर से नहीं आया, म्यूनसिपालिटी से ही नहीं आया, बराबर।
तो आपको किधर कंप्लेन करना है? म्यूनसिपालिटी में कंप्लेन करना है। बराबर। पानी नहीं आया, So? आप कोऑपरेटिव रजिस्टर के बाद जाके कोऑपरेटिव कोर्ट में जाके फायदा नहीं है। आप बोलेंगे यार मैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, भले आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मगर आपको किधर जाना है? आपको जाना है म्यूनसिपैलिटी में। लेकिन ज़्यादातर लोग तो मतलब परेशान तो सेक्रेटरी और उनको ही करते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी क्यों नहीं आ रहा। बराबर है, उसको समझना चाहिए। सेक्रेटरी को लगा कि पानी नहीं है, म्यूनसिपैलिटी ने कट किया है कोई भी कारण से, या तो तब आपको म्यूनसिपैलिटी में जाके वो चेयरमैन सेक्रेटरी करेगा। करेक्ट। नो डाउट आप एज ए मेंबर उधर जाएंगे। अभी कई बार होता है, आपको मैं बताऊं, एक सोसाइटी में तो मर्डर हो गया। मर्डर किसके लिए हुआ? सिंपल, अंधेरी में। मेरे को मेरा घर में इंटीरियर करना था। हाँ। इंटीरियर के परमिशन नहीं दिया, लिफ्ट में गया आदमी ने चाकू मार दिया और मर्डर कर दिया सेक्रेटरी। ओह शिट। आदमी लोग इतने क्या बोलते उसको, ये हो जाते हैं इंटॉलरेंट। ओके। बहुत सारे सोसाइटी का जनरल बॉडी में आप देखेंगे चेयरमैन सेक्रेटरी को लापा मारते, मारामारी होता है। बराबर ना? अभी ये जो मारामारी होता है, लापा होता है और गाली लोच होता है, क्योंकि दो आदमी है तो आर्ग्यूमेंट तो होगा ही। हर आदमी अपना अपना टेम्परामेंट में तो रहेगा, तो ये किधर जाएगा? नेचुरली पुलिस स्टेशन में जाएगा। एग्जैक्टली। कई सोसाइटी में सुसाइड करते हैं, कोई सोसाइटी में थेफ्ट होता है, तो ये जो चीज़ है ये पुलिस स्टेशन में जाता है। तो इस तरह का कोऑपरेटिव एक्ट में, बाई लॉस में कौन सा प्रकार का कंप्लेंट किधर जाएगा वो बता रखा है। ये व्यवस्थापना है, इसके लिए हाउसिंग सोसाइटी चाहिए। अभी तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंस भी महसूस हो रहा है। एक आप जिक्र हमेशा कर रहे हो एक्ट, महाराष्ट्र सोसाइटी का एक्ट, यही सारे जो एक्ट हैं, यही सारे जो बाईलॉज हैं, हर जो स्टेट है उसके ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे, करेक्ट? नहीं। अच्छा। नहीं, क्या है, आप साउथ में जाएंगे, देखो हर रीजन वाइज, ये महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में MMR रीजन, जिसको हम बोलते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, इधर कोऑपरेटिव का जो इम्पैक्ट है ना, बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। आप पूना में जाएंगे, 50% हाउसिंग सोसाइटी है, 50% अपार्टमेंट एक्ट है। ओके। कंडोमिनियम टाइप। ओके। उधर उनको हाउसिंग सोसाइटी नहीं चाहिए, बोलते कि प्रॉपर्टी कार्डामध्ये माझं नाव पाहिजे, 7/12 में मेरा नाम चाहिए। करेक्ट। तो आपको ओनरशिप छोड़ना नहीं छोड़ना है। तब वो बोलते हैं कि मेरे को कंडोमिनियम चाहिए। अच्छा, नासिक में आप जाते हो तो उधर भी 50-50 है। वही नागपुर में जाते हो 20% हाउसिंग सोसाइटी, 80% कंडोमिनियम है, जिसको अपार्टमेंट एक्ट है। अच्छा। आप साउथ में जाते हो, इंडिया का साउथ में, तो उधर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम निशाना नहीं है, उधर सब अपार्टमेंट एक्ट है। ओके। तो उनको UDS अनडिवाइडेड शेयर रखना अच्छा लगता है। आप दिल्ली में जाते हो, उधर तो लोग हाउसिंग सोसाइटी को डिसॉल्व करके कंडोमिनियम में आ जाते हैं, मतलब अपार्टमेंट में आते हैं। कई बार दिल्ली वाले सब इधर आते हैं, भाई आप मुंबई में ये हाउसिंग सोसाइटी कैसा चला रहे हो, और हमारे इधर हाउसिंग सोसाइटी नहीं चाहिए करके भाग जाते हैं। वी आर कोऑपरेटिव, ऐसा है क्या? उसका कुछ कनेक्शन नहीं, क्या है, जिस तरह का आपका माहौल है, आप कल्चर देखते हैं ना, अल्टीमेटली इट्स अ कल्चर एंड हाउ यू आर ब्रॉट एंड हाउ यू आर डूइंग इट। जैसे कि साउथ में जाते हैं तो उधर कथक गीतक, मतलब आपका भरतनाट्यम वगैरह ज़्यादा है। करेक्ट। नॉर्थ में जाते तो अलग अलग जिस तरह से कल्चर है उस हिसाब से चीज़ें चलती डेवलप हुआ है। इधर जो हाउसिंग सोसाइटी का जो रूट है ना, ये मुंबई में आया, बहुत अच्छा रूट है। और मुंबई वाले को हाउसिंग सोसाइटी का अपार्टमेंट बोला तो उधर फ्लैट नहीं लेगा, वो बोले यार तो ये नया चीज़ है, हमको समझ में नहीं आएगा। और आप देखेंगे व्यवस्था, इट इज़ मोर देन 110 ईयर्स ओल्ड, तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड और काफ़ी अच्छे से भी चल रही है। बहुत अच्छे चल रहा है। हालांकि डिस्प्यूट तो है, ठीक है, वो तो क्या है, फैमिली में भी तो होती है डिस्प्यूट। होती है, तो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट सॉल्व करने का एक्सपर्ट्स भी हमारे जैसे लोग और व्यवस्था है, कोऑपरेटिव कोर्ट है, एपलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर आपका रजिस्ट्रार है, तो अलग अलग जॉइंट रजिस्ट्रार है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, कोऑपरेटिव कमिश्नर है, एक व्यवस्था है। हर तालुका में, मैं आपको जब बता रहा हूँ ना, हर तालुक में कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है, हर तालुका में। ओके। हर हमारा जो मुंबई में हर रेलवे स्टेशन के ऊपर, मतलब जिसको हम बोलते हैं वार्ड, उधर रजिस्ट्रार है। तो लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार है इधर, लगभग 30 के ऊपर रजिस्ट्रार्स है जो हर एरिया लोकेलिटी वाइज रजिस्ट्रार है, जिनके पास 2000 से 3000 सोसाइटीज है, उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो व्यवस्थापना बहुत अच्छा है, और ये करने से ही हाउसिंग सोसाइटी का अच्छा कामकाज हो सकता है। करेक्ट। एक क्वेश्चन मुझे कब से सता रहा है कि हम हमेशा सेक्रेटरी की और चेयरमैन की बात करते हैं, एंड आई थिंक एक ट्रेजरर भी होता है। सो ये तीनों के एक रोल आप ब्रीफ में समझा दीजिए, ताकि एक कॉमन आदमी को समझे कि ये तीनों क्या करते हैं और उनका क्या दायित्व है। हमारा हाउसिंग सोसाइटी, जैसे मैंने बताया, एक
डेमोक्रेटिक सेटअप है ओके जहाँ हम लोग हमारे ही लोग चुन के देते एज ए मैनेजिंग कमेटी मेंबर। बराबर फिर एक बार मैनेजिंग कमेटी मेंबर हो गया तो एक डेसिग्नेशन उसी बायलॉस में लिखा है ओके कि यू इलेक्ट वन चेयरमैन। Okay. चेयरमैन किसके लिए चाहिए? चेयरमैन जैसा प्रेसिडेंट है वैसे ही आप कोई निर्णय लेते हो उसको थप्पा मारने का, तो किधर वोटिंग होता है, मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग मॉनिटर करना, या रजिस्ट्रार सॉरी अपना सेक्रेटरी ने जो मीटिंग बुलाना है वो नहीं बुलाता है, वो मीटिंग जनरल बॉडी बुला सकते हैं। तो मॉनिटरिंग सुपरविजन जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल कंट्रोलिंग सुपरविजन ऑफ द सोसाइटी मैनेजमेंट, ये चेयरमैन के पास। अच्छा अभी सेक्रेटरी जो है ना, इफ यू हैव टू कंपेयर विद द पार्लियामेंट same analogy में। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है ना, हाँ चेयरमैन प्रेसिडेंट का रोल करता है करेक्ट और सेक्रेटरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर का रोल करता है। पूरा का डिसीजन लेना, कम्युनिकेशन करना, Activity जो भी पब्लिक को नोटिस इशू करना, तो व्यवस्थापन करना, रिकॉर्ड अपने पास रखना, पूरा का पूरा सेक्रेटरी के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और सेक्रेटरी का रोल महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर का रोल है। करेक्ट फिर अपना ट्रेजरर है, ट्रेजरर अकाउंट्स रखेगा, पेमेंट करेगा और साल का बजट करेगा, मेंटेनेंस के बिल भेजेगा वगैरह, मेंटेनेंस का बिल भेजेगा, बराबर ना। तो इस तरह का ट्रेजरर का रोल कम है, बट फिर भी वो बैंक में सिग्नेचर करना, चेयरमैन सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों में से कोई सिग्नेचर करते हैं। तो इस तरह का अकाउंट्स का जो जिम्मेदारी है वो ट्रेजरर के पास है, जैसा वी डू इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी कैसे। करेक्ट। तो इस तरह का रोल है। और फिर मैनेजिंग कमेटी जो है, महीने में एक बार जब मैनेजिंग कमेटी, दिस आर कॉल्ड ऑफिस बेयर्स। कई लोग बोलते हैं CST। अभी CST मतलब क्या है? क्या? चेयरमैन, ट्रेजरर, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। CST। करेक्ट। आपका सोसाइटी का CST कौन है? मैं बोलते यार CST कौन है? मतलब चेयरमैन कौन है, ट्रेजरर, सेक्रेटरी कौन है, ट्रेजरर कौन है? करेक्ट। तो ये इनके एक पोर्टफोलियो दिया जाता है जिसमें जिम्मेदारी होता है। और इनका एक सैलरी भी होता है जो बिल्कुल नहीं है। नहीं कैसा होगा? तो ये ऑनरी जॉब है। तो फिर मैंने तो सोसाइटीज़ में देखा है कि वो कुछ तो पे भी लेते हैं महीने का। नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए, जनरल बॉडी एक रेजोल्यूशन पास करके उनको ऑनरेरियम दे सकते हैं, बट देने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक ऐसा पोस्ट है, चेयरमैन सेक्रेटरी सर, एक कमिटमेंट है, अपना ही बिल्डिंग है, अपना ही फैमिली है। ये एक जो है ना ऑनरी जॉब है और एक प्रेस्टिजियस जॉब है और एक जिम्मेदारी से काम करते हैं। वो पैसा मिलते करके नहीं करेगा। यदि पैसा वो लेते हैं तो जो भी लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका जो स्टेटस है ना वो अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि फिर तो हर आदमी गाली देगा कि तेरे को पैसा लिया और काम नहीं कर रहा है, तो नौकर करके ट्रीट करेंगे ना। आज आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। तो 99.9% सोसाइटी में लेते नहीं है और दिया तो भी लेते नहीं है। करेक्ट। और वो रेजोल्यूशन भी पास नहीं होता है वगैरह। हाँ, कोई जगह में मान लो वसई विरार में 1-2 सोसाइटी ने मैंने देखा वो महीने में 2,000-3,000 लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट गुड थिंग। ठीक है, बट डज द लॉ परमिट्स? द आंसर इज यस। मेरा मानना है यदि आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अच्छा काम चलना चाहिए, हर एक सोसाइटी में एक मैनेजर होना चाहिए। और उसको क्या रोल दिया जाएगा? मैनेजर का रोल ये रहेगा पूरा मैनेजमेंट करना, व्यवस्थापन करना। क्योंकि जो सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर का जो मैनेजमेंट करने का काम है तो वो सब वो करेगा। फॉर एग्जांपल, अभी बिल इश्यू करना है, मेंटेनेंस का कैलकुलेशन करना है, बिल रिसीव करना है, बैंक में जमा करना है, ये सब सेक्रेटरी थोड़ी करते बैठेगा। हाँ, उसका भी बहुत काम है है उसके पास। मान लो 300 मेंबर है सोसाइटी का, अब 300 बिल हर एक का घर में बांटते जाओगे, फिर 300 चेक कलेक्ट करते जाओगे, मतलब फुल टाइम जॉब करोगे आप? नहीं। अच्छा, ये करने को जाएंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप क्या है, दूसरा क्या होता है, मान लो मेरा घर में मेरा बीवी बीमार है, मैं सेक्रेटरी हूँ और मेरा बीवी बीमार है, मैं वो टेंशन में हूँ, और एक आदमी को पार्किंग का टेंशन है, करेक्ट, वो लिफ्ट में मिलता है, करेक्ट। मुझे तो उधर ऑपरेशन थिएटर में जाना है, बीवी का उसको मालूम नहीं हो, मैं किसको बोलते जाऊँ? एग्जैक्टली। बट वो लिफ्ट में मिला, बोलते प्रभु साहब आप सेक्रेटरी हो, मैं 3 दिन हो गया लेटर दे के, आपने वो देखा भी नहीं है। मैं तो 15 दिन से मेरा बीवी को बीमारी लेके बैठा हूँ और ये बोलता है कि आप नहीं कर रहे हो, दूसरा बात नहीं कर रहे, अब कब दे रहे हो, आप अपना मनमानी चला रहे हो। अभी मेरा तो टेम्परमेंट चढ़ेगा, एग्जैक्टली, झगड़ा होगा, ईगो आएगा, फिर मैं तुमको देख लूँगा। अभी ये सब मेरा कहने का तात्पर्य है, ये जो संघर्ष है ना, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कैसा रोक सकता है? इफ़ यू हैव ए
somebody मैनेजर, आप बोल सकते हो कि मैनेजर को पूछो, जितना भी गाली देना है मैनेजर को दो, पंचिंग बैग तो है ना, और वो कोऑर्डिनेशन करेगा। सो मैनेजर एक ही होना चाहिए आपके हिसाब से, कि अगर समझ लो ज़्यादा है फ्लैट से अपार्टमेंट से तो मल्टीपल मैनेजर्स भी हो सकते हैं? देखिए जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, 1000, 1200, 1500 फ्लैट का है, उधर फैसिलिटी मैनेजर अलग होता है, अकाउंट्स मैनेजर अलग होता है। अच्छा, तो हर एक का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिक्योरिटी मैनेजर अलग है, फैसिलिटी मैनेजमेंट मतलब कैसा, मेंटेनेंस देखना। और आपको बताऊं, कुछ सोसाइटी में जहाँ 1000 फ्लैट है, उधर आपको प्लम्बर फुल टाइम 2 प्लम्बर है, क्योंकि किसी का घर एम्प्लॉयड, क्योंकि किसी का घर में कुछ भी आ सकता है। एक फुल टाइम इलेक्ट्रिशियन है, किधर भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। करेक्ट। और 2 आपका फायर सेफ्टी गार्ड्स, मतलब जो फायर देखने वाले हैं, फायर सिस्टम, करेक्ट, वो फुल टाइम रखते हैं। द रीजन इज कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, जो म्यूनसिपालिटी जैसा मैंने बताया, ये तो बड़ा गांव जैसा है। करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए फुल टाइम रखते हैं और व्यवस्था होता है अच्छा। तो इसके लिए मैनेजर होना हर एक सोसाइटी में जरूरी है। और मैं ये नहीं बता रहा हूँ, हमारा बायलॉस में इसका प्रावधान किया है, एक्ट में प्रावधान किया है, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक डिप्लोमा भी किया है। क्या डिप्लोमा है? डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट। 3 सब्जेक्ट होता है, साल में एक बार एग्जाम होता है। और कायदा में ये भी बताया, हाउसिंग फेडरेशन, हाउसिंग फेडरेशन ने मैनेजर का पैनल भी तैयार करना चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए उनको, ताकि क्या है कि हाउसिंग सोसाइटी जो डिस्प्यूट कम करने के लिए एक थर्ड पार्टी, एक पेड एम्प्लॉय हो, जिसके अंदर रुबाब जो है ना हर मेंबर कर सकता है। करेक्ट। और उनसे काम करा के ले सकता है। तो यदि चेयरमैन सेक्रेटरी है, उनसे काम करा के लेना भी मुश्किल है, क्योंकि वो भी मेंबर ऑफ द सोसाइटी तो है ही है ना। तो ऐसा है। तो इसके लिए हाउसिंग सोसाइटी में मेरा मानना है हर एक सोसाइटी को अपना मैनेजर रखना चाहिए, वो भी पैनल में, मतलब हाउसिंग फेडरेशन का जो पैनल है उधर से करना जरूरी है। आई थिंक अभी आप पूछेंगे फेडरेशन क्या होता है? ऐसे तो सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं। सो आई बिलीव कि ये जो कन्वर्सेशन है, फॉर नाउ इट इज़ वंडरफुल। एंड एक चीज़ जो आ रही है, जो मुझे लगता है नेक्स्ट हमको कवर करनी चाहिए, इट इज़ लाइक कि एक बिल्डिंग जब पुरानी हो जाती है एंड उसमें फिर हमको वापस उसको रीडेवलपमेंट करने का जब मौका आता है, तो वो प्रोसीजर भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट होता है हर एक सोसाइटी के लिए। सो वो उसके ऊपर वी विल डू आवर नेक्स्ट वीडियो, जो कि आई थिंक डेडिकेटेड वीडियो बनता है, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट ऑल टुगेदर टॉपिक और काफ़ी डिटेल्ड है। सो आपसे वापस मिलते हैं उसी वीडियो में। जरूर जरूर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वीडियो के अलावा भी मिल सकता है।